हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी लॉज क्या हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये रिएक्शन हो रही है तो एक तरह से क्या है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इसकी लॉज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये 4 लॉज हैं, टोटल 4 लॉज हैं आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। उसमें सबसे पहला फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, मास जो है कंजर्व रहेगा। जब भी कोई रिएक्शन होगी, कोई भी चेंज हो, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, जो मास रिएक्शन के होने से पहले है वही मास रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले सबसे स्टार्टिंग में हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज जैसे आपने थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, उसको बॉयल किया, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, आपने उसको हीट करा, हीट करने से वो बॉयल हो गया, ठीक है। किस रूप में हुआ? वेपर्स की फॉर्म में बन गया। तो मान लिया अगर आपने 200 ml पानी को बॉयल किया तो जो वेपर्स बनेंगी तो क्या कम होंगी या ज़्यादा होंगी या उतनी ही होंगी? ऑब्वियसली उतनी ही होंगी, ये भी 200 ml रहेंगी। आपने क्या करा, पानी को ठंडा किया, फ्रीज किया, इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके क्या बन गया, आइस। तो आपने देखा होगा जितनी पानी आप जमने बर्फ में के रूप में रखते हैं रेफ्रिजरेटर में जमने के लिए, तो क्या पानी उतना ही मिलता है, कम होता है या ज़्यादा होता है? ओब्वियसली उतना ही होता है। तो यानी कि आइस भी उतनी ही मिलती है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सबसे पहले ये समझे, ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी वाटर का फॉर्मूला H2O है, यहाँ भी H2O है और यहाँ भी H2O है। कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। पहले तो हमें ये समझना जरूरी है फिजिकल चेंज होता क्या है, स्टेट चेंज हो रही है केवल, ठीक है। अब इस स्टेट चेंज होने में कहीं भी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो यही बात उन्होंने कही है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास जो है कंजर्व रहेगा, ठीक है। फिजिकल चेंज आपको क्लियर हो गया। अब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। या हम रिएक्शन ले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर बना रहा है, यहाँ पे हम हाफ ले लेंगे। तो इसमें मान लिया कि x ग्राम हमने लिया और O2 हमने y ग्राम ली, तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी उसका मास कितना होगा, x + y, ठीक है। हाइड्रोजन अगर हमने x डैश ग्राम ली और O2 हमने y डैश ग्राम ली, तो हमें H2O का जो वेट मिलेगा x डैश + y डैश के बराबर होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का मास, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट का मास बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। लॉ मास जो है कंजर्व रहता है। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, ड्यूरिंग एनी फिजिकल ओब्लिक केमिकल चेंज mass before reaction always equal to mass after the reaction, ठीक है। ये हमारा लॉ हो गया। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट को हम शॉर्ट में हमने आर कर दिया है, इज इक्वल टू मास ऑफ
प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा लॉ हो गया। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? हमारा सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है ये? देखिए, जो हर एक कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो या कैसे भी मेथड से बनाया हुआ हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, कंपोजिशन एक जैसा रहेगा। जैसे मान लिया, आप ये समझो, आप क्या हो? ह्यूमन बीइंग। मैं अपने लिए लूं, मैं क्या हूं? ह्यूमन बीइंग, मानव है, मनुष्य है। ठीक है, अब चाहे हम इंडिया में रहें या विदेश में किसी भी देश में जाके रहें या किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग ही। किसी एनिमल में या किसी भी पक्षी में चेंज तो नहीं हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग ही रहेंगे। उसी तरह से वाटर है, वाटर है। अब चाहे आप वाटर डिस्टिल्ड वाटर ले लो, कैसा लो? डिस्टिल्ड लो। आप सी वाटर लो, समुद्र का पानी ले लो। ठीक है, आप रेन वाटर ले लो, बारिश का पानी ले लो, या आप ले लो रिवर वाटर, नदी का पानी ले लो। पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2 ही तो रहेगा, उसका कंपोजिशन तो एक जैसा ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चाहे वो कहीं से भी लिया गया हो, किसी भी तरीके से बनाया गया हो, उसका जो अनुपात है वो स्थिर ही रहेगा। क्या अनुपात है? H2O का H2 अनुपात O कितना है? 2:16, यानी कि 1:8। 1:8 का जो अनुपात है ये फिक्स है और ये चेंज नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लो। एवरी कंपाउंड has fixed chemical composition which is not depend upon its sources and method of preparation। ठीक है, ये आप लिख लीजिए और एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए वाटर। वाटर का है 2:16, 1:8। इसका ये फिक्स कंपोजिशन है, चाहे आपका सी वाटर हो चाहे कुछ भी हो। H2O क्या है? 2:16, 1:8। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। वो लॉ हमारा क्या है? अभी तो हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिया, अब हम लेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणित। ठीक है, उसका गुने में जब हम स्टडी करते हैं क्या है ये? गुणित अनुपात का नियम इसको हिंदी में कहा जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप उसको इस तरह समझो, जैसे मान लिया आप हो और आपकी फ्रेंडशिप किसी एक ऐसे बंदे से हुई है जिसकी 2 प्रॉपर्टीज आपको बहुत पसंद है। ठीक है, सपोज करो आप क्या हो? कार्बन हो। आपका नाम क्या है? कार्बन।
अब मैं आपको शॉर्ट में कहूँगी सी, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप एक ऐसे फ्रेंड से हुई है आपके, कि ऐसे बंदे से हुई है जिसकी दो प्रॉपर्टीज आपको बहुत पसंद है। पहली प्रॉपर्टीज मान लिया वो बैडमिंटन अच्छा खेलता है, ठीक है, लेकिन उससे कहीं दुगना ज़्यादा अच्छा वो भाग सकता है, उसकी रनिंगनेस उससे ज़्यादा अच्छी है। मान लिया आपका फ्रेंड जो है ओ है, ऑक्सीजन है, हमने क्या लिया ऑक्सीजन है, और वो अच्छा बैडमिंटन खेलता है, या कोई भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो अच्छा गाना गाता है, हमने यहाँ बैडमिंटन लिया, आप अच्छा बैडमिंटन खेल रहा है, लेकिन उससे कहीं दुगना अच्छा, एक गुना अगर बैडमिंटन खेलता है तो उससे कहीं दुगना अच्छा वो भाग सकता है, ठीक है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से आपकी उससे दोस्ती हो जाती है। तो क्या बनता है भाई, क्या बनता है, पहले केस में बनता है CO1 है, हम इसको लिखेंगे नहीं, और दूसरे केस में CO2, इसकी वजह से आपकी दोस्ती हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या आगे क्या कहा गया है लॉज में, कि जिस गुण की वजह से आपकी उससे दोस्ती हुई है, ठीक है, उसके उन दोनों गुणों में आपस में एक सिंपल होल रेशियो होता है। देखो आप यहाँ पे कार्बन का देखो कितना है, कार्बन तो फिक्स है अपना, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, यहाँ पे डबल हो गया है 32, 16 अनुपात कितना आ गया 32, कितना आया ये 16 अनुपात 32। आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे 1:2, सिंपल होल रेशियो आ गया। तो यही है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे, जब एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, जब एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस, अलग अलग इसकी वेट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, तब उनमें आपस में एक सिंपल होल रेशियो होता है। क्या होता है, जब एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस हैं किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं, तब उनमें आपस में सिंपल होल रेशियो होता है। डेट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया फॉर लर्निंग पर्पस, आपको हेल्प मिलेगी इसको लर्न करने में, कि आप हो, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके दोनों गुणों से आपकी दोस्ती होती है, तो उनके दोनों गुणों में भी आपस में एक मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। चलो भाई इसे लिख लेते हैं। When different masses of one element combines with fixed mass of other element bear a simple and small, छोटा भी तो है हमारा 1:2 आ रहा है, होल नंबर रेशियो with one another। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, वो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ठीक, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया ना, आपकी फ्रेंडशिप किसी एक फ्रेंड से हो रही है, उसकी दो क्वालिटीज की वजह से, तो आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे वाटर है H2O है और H2O2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन फिक्स है, उसकी फ्रेंडशिप हो रही है ऑक्सीजन से, उसके दो अलग अलग गुणों की वजह से, तो यहाँ पर कैसा होगा सिंपल होल रेशियो, यहाँ भी 16:32 1:2। एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। क्लियर है, ठीक। अब हम चलते हैं फोर्थ लॉ पे। वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको दूसरा नाम दिया गया है, रेसिप्रोकल की जगह
लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी आता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों नाम पता होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात का नियम, ठीक है। क्या होता है ये? जब दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, तब इस कॉम्बिनेशन में उनके मासेस का जो रेशियो होता है वह या तो समान होता है या सिंपल होल रेशियो होता है उस रेशियो का जिसमें वे आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो समझ में आएगा। अभी तो आप थे, ठीक है, आपकी दोस्ती एक लड़के से हुई है, किसी एक बंदे से हुई ऑक्सीजन से। अभी तक आप कार्बन थे, आपकी फ्रेंडशिप हुई ऑक्सीजन से। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, आपको कार्बन नहीं सल्फर मानते हैं, थोड़ी देर समझ लो आप सल्फर हो, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप ऑलरेडी किससे है? ऑक्सीजन से है ही है। अभी हमने पढ़ा ही मल्टीपल प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप है, उसके दो क्वालिटीज की वजह से फ्रेंडशिप है, ठीक है। ऑक्सीजन से आपकी फ्रेंडशिप है। आप दोनों को एक टास्क दिया गया है। टास्क क्या दिया गया है? आपको एक चैलेंज है कि आपको एक छोटे बच्चे से फ्रेंडशिप करनी है। और वो छोटा बच्चा कौन सा है वो मैं बताऊंगी किस बच्चे से आपको फ्रेंडशिप करनी है। ही इज हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन है, सबसे हल्का फुल्का, सबसे छोटा बच्चा पूरी पीरियडिक टेबल का, ठीक है। उससे फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। करो भाई करो, फ्रेंडशिप करो। तो भाई ऐसा आया हाइड्रोजन से फ्रेंडशिप करने के लिए, आ जा भाई तुझसे फ्रेंडशिप करता हूँ। और उसने क्या बनाया? H2S, ठीक है। उधर से ऑक्सीजन आया, क्यों भाई मैं भी कर सकता हूँ फ्रेंडशिप, उसने बनाया H2O, ठीक है। और इन दोनों की फ्रेंडशिप तो थी ही, तो क्या बन रहा था? SO2, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कि H2S है, इसमें जरा अनुपात देखें, हाइड्रोजन 2 अनुपात सल्फर का 32, 1 अनुपात 16, कितना आ गया? 1 अनुपात 16, क्लियर। यहां पे चलते हैं हम, H2O हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, क्या रहा? 1 अनुपात 8, ठीक है। सल्फर में सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का 16 की 2 से गुणा करी 32 कितना आ गया? 1 अनुपात 1। तो अब यहां देखो लॉ क्या कहता है, इतना समझ में आ गया। अब देखो लॉ क्या कहता है। हमारे यहाँ फाइनल अनुपात एक ये आया है H2S का, H2O में ये आया है और SO2 में ये आया है। लॉ ये कह रहा है जब दो एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट्स हैं S और O, किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, ये तीसरा एलिमेंट है और इसके फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं, तब इस कॉम्बिनेशन में उनके मासेस का जो रेशियो होता है, तब इस कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन बने तो उनके मासेस क्या रहे? सल्फर का मासेस 32 और ऑक्सीजन का मास 16, इनका जो रेशियो होता है 32 और 16 का रेशियो करो या 16 और 8 का ही रेशियो करो भी करो, रेशियो करो। 16 रेशियो 8 कितना आया? 2 अनुपात 1 आया। उनके मासेस का जो रेशियो होता है वह या तो समान होता है या सिंपल होल रेशियो होता है उस रेशियो का जिससे वे आपस में कंबाइन करते हैं। अब देखो जब इनको आपस में कंबाइन किया तो ये क्या रेशियो है? 1:1। अब ये जो इन दोनों के मासेस का जो रेशियो है 2:1, इस 1:1 का क्या होगा? सिंपल होल रेशियो होगा। यही ये नियम कह रहा है। क्या कह रहा है? दोबारा समझ लेते हैं। जब कोई दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट्स के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, तब इस कॉम्बिनेशन में उनके मासेस का जो रेशियो है, इनके मासेस का रेशियो कौन सा हुआ? 16 और 8 का रेशियो हमने करा 2 अनुपात 1। ये जो रेशियो है वह या तो समान होता है या सिंपल होल रेशियो होता है उस रेशियो का जिसमें वह आपस में कंबाइन करते हैं। ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये इसका या तो ये जो है 2 अनुपात 1, ये इसका या तो इसके बराबर हो जाएगा या सिंपल होल रेशियो हो जाएगा। सिंपल होल रेशियो है या नहीं है? देखो कैसे, 2 अनुपात 1 को भाग दो 1 अनुपात 1 से तो कितना आएगा? 2 अनुपात 1 ही तो आएगा। तो सिंपल होल रेशियो आ रहा है, दिख रहा है हमें। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है।
बात क्लियर हो गई। अब इसका स्टेटमेंट लिखो, मैंने खुद बनाया है थोड़ा हल्का सा जिससे याद हो जाए। लिखिए व्हेन, मैं थोड़ी सा स्पेस कर लूँ, यहाँ स्पेस कम हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए लिखिए व्हेन टू एलिमेंट्स, आप यहाँ पेंसिल से या अपनी समझ से लिख सकते हैं एस और ओ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आता रहे हाथ के हाथ। टू एलिमेंट्स कंबाइंस with fixed mass of third element, यहाँ थर्ड एलिमेंट के नीचे आप छोटा सा h बना दो जिससे आपको याद रहे। When two elements combines with the fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so bears either same or simple whole multiple ratio in which they combines to each other। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? When two elements S and O combines with fixed mass of third element, H से combine कर रहे हैं, then the ratio of their masses, ratio of their masses, क्या masses का ratio रहा था? H2S में S का 32 ले लो, H2O में O का 16, 32/16, 2:1, ठीक है। They do so, जिसमें वे कंबाइन हो रहे हैं, bears either same, या तो समान होगा, और सिंपल होल नंबर रेशियो, या सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, इन विच दे कंबाइन टू ईच अदर, जो वो कंबाइन आपस में होते हैं, क्या करते हैं? 1:1 के रेशियो में करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी मैंने बताया है इसके नीचे, वो एग्जाम्पल आप लीजिए। तो इस तरह से आपके 4 लॉज कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये जो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लैवोशियर ने दिया था। लैवोशियर कौन रहे हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये दिया था प्राउस्ट ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन ने। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था रिचर ने। ठीक है, आप हर एक लॉज में जो आपने लिखे हैं उसमें ये ऐड कर लीजिए। अब मैंने ये जो अलग से इसलिए बताया है आपको, उसमें इसलिए नहीं बताया वीडियोस में, अलग से इसलिए बताया ताकि आपको याद हो जाए। इसकी एक टेक्निक है, हम कैसे याद रखेंगे चारों लॉज के नाम और उनके साथ साथ उनके साइंटिस्ट जिन्होंने उस लॉज को बताया। आप ये स्टेटमेंट याद रखिए, कॉल कान पर लगाते ही एमडी रिच हो गया। इट मीन्स क्या है? कॉल जो आती है कान पर लगाते ही, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसी रिच हो गया यानी कि बहुत पैसे वाला हो गया। तो यहाँ कॉल जो हमने वर्ड यूज किया है, इस कॉल का मतलब क्या है? का से मीन्स कंजर्वेशन। का हमारा पहला है का, कंजर्वेशन, that is leads to conservation। ला मीन्स लैवोशियर, तो कंजर्वेशन किसने दिया? लैवोशियर ने। ठीक है, कान पूरा रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, कान रिप्रेजेंट करता है इस कांस्टेंट को। ये पर रिप्रेजेंट करता है प्राउस्ट को। ठीक है, कान मीन्स कांस्टेंट, प्राउस्ट। ठीक, लगाते ही ये हमने इसलिए इसको अलग रंग से भी इसलिए दिखाया क्योंकि ये हमारे इस पूरे पॉइंट्स को जोड़ रहा है। ठीक है, ये तो एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जोड़ रहा है, इसको एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे ये एमडी मीन्स क्या है?
M फॉर मल्टीपल, D फॉर डाल्टन। मल्टीपल लॉ किसका है? डाल्टन का। हम मल डाल इससे भी याद कर सकते हैं, मल्टीपल L आ रहा है यहाँ पे तो डाल्टन L, ठीक है। कंजर्वेशन में S आ रहा है यहाँ पे तो लेवोशियर का S है। तो थोड़ा सा हम इससे मिला के भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? MD मीन्स मल्टीपल, D M फॉर मल्टीपल, D फॉर डाल्टन, ठीक। रेसी रिच, रेसी मीन्स रेसिप्रोकल का रेसी और रिच मीन्स रिचर, रिचर का रिच। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। कॉल कंजर्वेशन लेवोशियर, कान कांस्टेंट पर प्राउस्ट लगाते ही MD मीन्स मल्टीपल डाल्टन, रेसिरिच रेसिप्रोकल रिचर हो गया। कॉल कान पर लगाते ही MD रेसिरिच हो गया। इस तरह से आप उनके जो है लॉज और उनके वैज्ञानिकों के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कंप्लीट हो गए 4 लॉज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ाएंगे आपको गैलो-साइक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।